नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संतोष टीचिंग हब में। और हम लोग जो है क्लास 10th का पॉलिटी का जो चैप्टर नंबर 4 है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो कर रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो है मीनिंग देखा था हम लोगों ने। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का जो फंक्शंस थे वो हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने उसके नेसेसिटी को देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज जो है होनी चाहिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन में नेशनल पार्टीज के बारे में। किसके बारे में? नेशनल पार्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। नेशनल पार्टीज है ना। Democracies that follow a federal system of all over the world tend to have two kinds of political parties. बोला जा रहा है कि इस वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है वो फेडरल सिस्टम में बिलीव करते हैं। कौन से सिस्टम में? फेडरल सिस्टम में बिलीव करते हैं। अब ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, फेडरलिज्म है ना। चैप्टर नंबर 2 होगा। फेडरलिज्म जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा और उस चैप्टर में आप लोगों ने समझा होगा कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। मतलब फेडरलिज्म का मतलब यह है कि पावर को शेयर करना, पावर को क्या करना? शेयर करना। डिफरेंट लेवल्स पे जो गवर्नमेंट है उन सारे गवर्नमेंट्स को जो है पावर क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो, स्टेट गवर्नमेंट होती है वो, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो, तीनों गवर्नमेंट के बीच में जो है ना पावर को क्या किया गया है? कुछ न कुछ डिवाइड किए गए हैं, शेयर किए गए हैं, है ना। तो फेडरल सिस्टम को ही फॉलो करती है। मतलब इस वर्ल्ड में जितने भी जहां भी डेमोक्रेसी है वहां पे बोला जा रहा है कि फेडरल सिस्टम को ऑल ओवर द वर्ल्ड को फॉलो करते हैं। और वहां पे दो प्रकार के जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज जो है पाई जाती है। कितने तरह के पॉलिटिकल पार्टीज? दो तरह के पॉलिटिकल पार्टी जो है वहां पे पाई जाती है। that are that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of the federation. इसका मतलब समझिएगा। मतलब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो पूरे नेशन में जो है फैली होगी। मतलब ये नेशनल पार्टीज की बात कर रही है। मतलब एक ऐसा पार्टी जिसका यूनिट सभी जगह है, मतलब उस कंट्री में हर जगह है। और एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो किसी खास जो है यूनिट में है, जो किसी खास स्टेट्स में है, पर्टिकुलर एक स्टेट्स में होगा। तो बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है मेनली दो तरह के होते हैं। एक है क्या कि आपका सारे यूनिट्स में होगा, है ना, सेवरल यूनिट्स और ऑल यूनिट्स। समझिएगा, एक होगा क्या? सेवरल और ऑल यूनिट्स। मतलब यूनिट्स का मतलब हुआ यहाँ पे स्टेट्स की बात कर रहा है कि सारे स्टेट्स में होंगे या एक से अधिक कई स्टेट्स में भी होंगे वो। तो वो सेंट्रल जो है लेवल पे बोला जा रहा है, वो नेशनल पार्टीज की बात कर रहा है। जब सारे यूनिट्स में होगा तो इसका मतलब है कि वो नेशनल पार्टी की बात कर रहा है। और किसी एक यूनिट में, मतलब किसी एक जो है ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स में अगर बोलेगा, मतलब किसी एक स्टेट में होगा, तो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की जो है बात कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका स्टेट पार्टी। स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसकी चर्चा कर रहा है। मतलब दो तरह का पॉलिटिकल पार्टीज हुआ। एक है नेशनल लेवल पे जो नेशनल पार्टीज कहलाती है, और दूसरा हो गया स्टेट लेवल पे जो स्टेट
पार्टीज कहलाती है ना। एक हो गया नेशनल लेवल पे जो सारे यूनिट्स में प्रेजेंट है या कई यूनिट्स में प्रेजेंट है, यूनिट्स का मतलब स्टेट्स हो गया, सारे स्टेट्स में प्रेजेंट है। और आपका दूसरा बोला जा रहा है कि किसी खास जो है यूनिट्स में किसी एक जो है स्टेट्स में वो प्रेजेंट है। तो दो तरह का पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। आगे है दिस इज द केस इन इंडिया एज वेल। बोला जा रहा है कि ये सेम केस जो है ना, यही केस जो है भारत के साथ भी है, भारत में भी है। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज, देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। देखिए बोला जा रहा है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो पूरे देश लेवल पे है, हर स्टेट्स में है, तो वैसे पार्टियों को क्या बोला गया, नेशनल पार्टीज बोला गया, है ना। मतलब वैसी पार्टियां जो कंट्री वाइड वो फैली हुई हैं, मतलब उसका यूनिट्स जो है हर स्टेट्स में है, उसका यूनिट्स क्या है, हर स्टेट्स में है, तो वैसे पार्टियों को क्या बोला जाएगा, नेशनल पार्टीज बोला जाएगा। यूनिट्स का मतलब यहाँ पर स्टेट हुआ। दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट। बोला जा रहा है कि ऐसी पार्टियों का यूनिट जो है वो अलग अलग जो है स्टेट्सों में होगा। बट बाय एंड लार्ज ऑल यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। बोला जा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपने पॉलिसी को, है ना, अपने पॉलिसी को, अपने प्रोग्राम को जो है, अपने स्ट्रेटेजी को जो है ना, पूरे नेशनल लेवल पे फॉलो करती है ना। मतलब कोई नेशनल लेवल पे जो है पॉलिटिकल पार्टी है, कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पार्टीज है, तो वो पूरे नेशन पे जो है अपना पॉलिसी जो है, अपना प्रोग्राम जो है उसको लागू करेगा, अपना स्ट्रेटेजी जो है फॉलो करेगा। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है कि सभी पार्टियों को क्या करना होता है, सभी पार्टियों को जो है ना इलेक्शन कमीशन के पास जो है रजिस्टर करवाना होता है। वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटी टू द लार्ज एंड इस्टेब्लिश्ड पार्टीज। देखिए बोला जा रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है इलेक्शन कमीशन क्या करती है, इक्वली ट्रीट करती है ना। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है इलेक्शन कमीशन इक्वली ट्रीट करती है। लेकिन बोला गया क्या कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को जो है, वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी किसे बोला जा रहा है, जो रिकॉग्नाइज्ड होगा, क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा, उनको कुछ जो है फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। These parties are given a unique symbol. Only the official candidate of that party can use that election symbol. अब देखिए बोला जा रहा है कि वो जो established पार्टी है, वो जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, समझिएगा, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी की बात कहने का मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको मान्यता दे दी गई है, वो नेशनल लेवल का पार्टी है या स्टेट लेवल का भी पार्टी अगर होगा, तो बोला जा रहा है कि वैसे जिसकी मान्यता दे दी गई है कि हाँ आप एक स्टेट पार्टी के रूप में हैं या नेशनल पार्टीज के रूप में हैं, तो वैसे पार्टियों को क्या किया जाता है, वैसे पार्टियों को जो है इलेक्शन कमीशन कुछ जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। उस फैसिलिटीज में जैसे है कि यूनिक सिंबल दिया जाता है। क्या दिया जाता है, यूनिक सिंबल दिया जाता है। देखिएगा यूनिक सिंबल है, यूनिक सिंबल, जैसे बीजेपी को क्या दिया गया, कमल का फूल, है ना। कांग्रेस को क्या दिया गया, पंजा। आम आदमी पार्टी को क्या दिया गया, जो झाड़ू है ना। तो यूनिक सिंबल दिया गया ना, जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक यूनिक सिंबल दिया जाता है, और वो सिंबल जो है
पार्टी जिसे कैंडिडेट के रूप में जो है वो चुनेगी, वही कैंडिडेट जो है इलेक्शन में उस सिंबल का यूज कर सकता है। मतलब जैसे कमल है ना, बीजेपी पार्टी का जो आपका सिंबल है, तो बीजेपी पार्टी का जो सिंबल है उस सिंबल को और दूसरा कैंडिडेट जो है कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, उस फैसिलिटीज में है जैसे क्या कि यूनिक सिंबल प्रोवाइड किया जाएगा, और वो यूनिक सिंबल जो है उस कैंडिडेट के द्वारा, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट होगा मात्र उसी के द्वारा ये सिंबल यूज किया जाएगा। उस सिंबल का यूज जो है और दूसरा पर्सन जो है वो नहीं कर सकता है। Parties that get this privilege and other special facilities are recognized by the election commission। देखिए, बोला जा रहा है कि कुछ फैसिलिटीज जो है जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को दिया गया है, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है। और वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए जाने का मतलब यह है कि वो उस सिंबल का यूज जो है सिर्फ वही कैंडिडेट कर सकता है जो इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट कर रहा है सेम पार्टी से, है ना। मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी को कोई सिंबल अगर प्रोवाइड किया गया है तो उसी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा सिर्फ वही उसको क्या करेगा, वो इलेक्शन में जो है वो उसका यूज कर सकता है। दैट इज वाई दिस पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इसीलिए बोला गया कि ऐसे पार्टियों को क्या बोला गया? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोला गया। क्या बोला गया? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोला गया। मतलब वैसी पार्टी जो जिसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है, उसको मान्यता दी जाती है, वैसी पार्टियों को क्या बोला गया? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बोला गया। द इलेक्शन कमीशन हैज laid down detailed criteria for the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो है कुछ क्राइटेरिया जो है वहाँ फुलफिल करना होगा। इलेक्शन कमीशन के पास जो है कुछ क्राइटेरिया, कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो वो पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज बनने के लिए, मतलब कहने का अर्थ यही है कि वो नेशनल पार्टी बनने के लिए और स्टेट का पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए जो है, स्टेट पार्टी बनने के लिए उसको रिकॉग्नाइज जो है पॉलिटिकल पार्टी बनना होगा। अब उसके लिए जो है कुछ क्राइटेरिया है जिसके तहत जो है हम बोल सकते हैं कि वो नेशनल पार्टी है और वो एक जो है स्टेट पार्टी है। कहने का मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी, तो किस आधार पे बोलेंगे कि ए जो है नेशनल पार्टी है और बी जो है आपका स्टेट पार्टी है? कुछ क्राइटेरिया तो होगा, उस क्राइटेरिया को क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना होगा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो क्राइटेरिया दिया गया है उसको क्या करना होगा? फुलफिल करना होगा। मतलब यही बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी, वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पार्टी होगी या नेशनल पार्टी होगी, या जो है डिसीजन वो इलेक्शन कमीशन लेगा। कब? जब आप उसके द्वारा दिए गया क्राइटेरिया को क्या करिएगा? फुलफिल कीजिएगा। कुछ डिमांड है कि स्टेट पार्टी रहना है कि नेशनल पार्टी है, कुछ उस डिमांड को हम लोग को क्या करना होगा? उस डिमांड को फुलफिल करना होगा। तो समझिएगा कि स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी कैसे बन सकती है कोई पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, a party that secures at least 6% of the total votes in an election to the
legislative assembly of the state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. क्या बोला गया कि स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए भाई, है ना? स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए? तो बोला गया कि स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट 6% वोट। कितना वोट? 6% वोट चाहिए ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, है ना? इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिएगा, पहले स्टेट पार्टी की बात किया, पहले स्टेट पार्टी की बात किया। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए, है ना, स्टेट पार्टीज बनने के लिए क्या चाहिए? मतलब जो लेजिस्लेटिव का इलेक्शन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव का, किसका? स्टेट लेजिस्लेटिव का। मतलब समझिएगा, जो विधानसभा का इलेक्शन होता है ना, जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, अभी बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है ना? तो स्टेट लेजिस्लेटिव में, मतलब बिहार विधानसभा में, मतलब किसी भी स्टेट में अगर वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं तो स्टेट पार्टी का दर्जा पाने के लिए जो है क्या करना होगा? जितना भी वोट पड़ा है, मान लिया जाए 100 वोट पड़ा है। कितना वोट पड़ा? 100 वोट पड़ा है। तो 100 वोट में से किसी पार्टी को कितना लाना होगा? 6% वोट लाना होगा। कितना परसेंट? 6%। मतलब 100 का 6%, 6 हो गया। अब उसी तरीके से जितना भी वोट जो है वहां पे पोल्ड हुआ है, जितना वोट डाला गया है, अपने आप में 100% माना जाएगा। फिर अब उसका जो है 6% निकाल लीजिए, है ना? उसका 6% निकाल लीजिए। अगर वो 6% वो वोट लेकर आ गया है साथ में, तो क्या वो स्टेट पार्टी हो गया? नहीं, अभी और कंडीशन है। क्या है? कि कम से कम कितनी सीट जीतकर आना होगा? तो कम से कम 2 सीट जो है आपको जीतकर आना होगा। 2 सीट। कितना? 2 सीट जो है आप लोगों को जीतकर आना होगा। मतलब स्टेट पार्टी का दर्जा पाने के लिए क्या चाहिए? किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव में, मतलब किसी भी विधानसभा के इलेक्शन में जो है, मतलब उसी जहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बिहार में कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है स्टेट पार्टी का दर्जा पाने के लिए चाह रही है, तो बिहार में उसको चुनाव लड़ना होगा। और उस चुनाव में कितना लाना होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 6% वोट लाना है साथ में। ऐसा नहीं कि 6% लेकर आ गया तो वो जो है स्टेट पार्टी हो गया, नहीं, साथ में। एंड समझ में आना चाहिए आप लोग को, एंड 2 सीट जीतना होगा। कितना जीतना होगा? 2 सीट। मतलब 6% जो है स्टेट असेंबली में वोट तो लाना ही होगा कि 6% वोट हम लोगों ने लाया है, साथ में 2 सीट अगर जीत कर आ गए तो इलेक्शन कमीशन उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या मानेगी? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी मानेगी और उस स्टेट का जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखिए, 1 मिनट के अंदर स्टेट पार्टी का दर्जा पाने के लिए किसी भी स्टेट में जो है चुनाव हो रहा है, तो उसी स्टेट में जो है जो पॉलिटिकल पार्टी है, उस स्टेट का जो लेजिस्लेटिव का जो इलेक्शन हो रहा है, मतलब विधानसभा का जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें क्या करना होगा? उसमें जो है आपको उसमें आपको क्या करना होगा? 6% जो है वोट लाना होगा। कितना? 6% वोट लाइए। जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ है ना, विधानसभा का जो इलेक्शन है वो, उसमें 6% वोट लाइए साथ में। और एंड रहेगा, और नहीं रहेगा बाबू, एंड रहेगा। क्या? कि साथ में 2 सीट भी जीतना है। अगर ये दोनों काम हो गया, 6% वोट आ गया और 2 सीट भी जीत गए,
तो उस स्टेट का वो स्टेट पार्टी कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब चलिए, अब आते हैं हम लोग नेशनल पार्टी पे। किस पे? नेशनल पार्टी पे। नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के लिए, मतलब नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा पाने के लिए जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना होगा, तो बोला जा रहा है कि 6% वोट जो है, 6% वोट जो है, यहाँ भी 6% वोट लाना होगा। किसमें? लोकसभा के इलेक्शन में। किसमें? लोकसभा का इलेक्शन में। मतलब 6% वोट जो है वो लोकसभा के इलेक्शन में। नेशनल लेवल पे है ना, तो नेशनल लेवल पे है, तो नेशनल लेवल पे जो है किसके लिए चुनाव होता है? लोकसभा का चुनाव होता है ना, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो उस लोकसभा के चुनाव में, मतलब पार्लियामेंट के चुनाव में क्या करना होगा? 6% वोट यहां भी लाना होगा लोकसभा में, 6%। और नहीं तो क्या है? और नहीं तो क्या है? 4 जो है, 4 स्टेट असेंबली में, स्टेट असेंबली में 6% वोट लाना होगा। समझिएगा, या तो लोकसभा में, लोकसभा का जब इलेक्शन हो रहा है तो उस इलेक्शन में 6% वोट लेकर आइए, और नहीं तो 4 स्टेट में, अगर स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, मतलब विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो 4 राज्यों में कितना लाना होगा? 6%। ये दोनों में से कोई और है? समझ में आना चाहिए, और था। इसके साथ और क्या चाहिए? एंड अब आ गया। और क्या चाहिए? और चाहिए कम से कम कितना सीट लोकसभा में? 4 सीट जो है लोकसभा में आना चाहिए। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो 4 सीट जो है आपका, 4 सीट जो है, 4 सीट जो है आपको जीत कर आना होगा। मतलब नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के लिए क्या चाहिए? 6% वोट चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में, या नहीं तो 4 स्टेट में, 4 स्टेट में, 4 राज्यों में स्टेट असेंबली का इलेक्शन अगर हो रहा है तो उसमें भी कितना वोट चाहिए? 6% चाहिए। ये दोनों में से कोई हो सकता है, और है। लेकिन तीसरा वाला जो है वो क्या है? वो मैंडेटरी है। बोला जा रहा है कि 4 सीट लाना है। कहां? लोकसभा के इलेक्शन में। मतलब समझिएगा कि अगर 6% वोट लोकसभा के इलेक्शन में लेकर आ गए और 4 सीट भी जीत गए हम, है ना, 4 सीट भी अगर जीत गए, तो वो पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी मानी जाएगी, और वो पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन जाएगी। कैसी पार्टी बन जाएगी? नेशनल पार्टी बन जाएगी। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ, ये तो हो गया था। ये वही है, नेशनल पार्टी के बारे में बोला जा रहा है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। मतलब स्टेट असेंबली का जब इलेक्शन हो रहा है कितने स्टेट्स में? 4 स्टेट्स में, तो 6% वोट लेकर आ जाए, और जीत कर कितना है? एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एट द नेशनल पार्टी। वही बोला जा रहा है कि 6% जो है वोट आपको जितना है, लाना है। कहाँ? 6% वोट लाना है लोकसभा के इलेक्शन में नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के लिए, या नहीं तो और क्या हो सकता है? अगर स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो रहा है तो 4 राज्यों में जो है 6% वोट लेकर आइए, और साथ में है, और एंड वाला और है क्या, कि कम से कम लोकसभा का अगर इलेक्शन है तो 4 सीट भी जीतना है। कितना सीट जीतना है? 4 सीट जीत कर लाना है। तब जो है वो पार्टी कैसी पार्टी मानी जाएगी? नेशनल पार्टी मानी जाएगी। According to this classification, there are 6 recognized national parties in the country. देखिए, आप लोगों के पास जो बुक होगा वो ओल्ड वर्जन होगा। ये जो आपका पढ़ाया जा रहा है इस बोर्ड पे, ये न्यू वर्जन, जो न्यू बुक जो है सीबीएसई के द्वारा जो अपडेट किया गया है,
आपके पास जो बुक होगी वो पुरानी होगी, ओल्ड होगी, इस बात को रख लीजिए। अगर न्यू है, ये एडिशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको देखिएगा, उसमें शायद 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज दिया हुआ होगा, है ना। यहाँ पे कितने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में दे रहा है? 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी। मतलब ये अपडेट किया गया है, ये हाल में अपडेट होकर आया है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें जो है करेक्शन कर लीजिएगा, जो ऐड नहीं होगा उसको जो है फोटोकॉपी करवाकर अपने पास रख लीजिएगा, है ना। देखिए, तो बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री। बोला जाए कि भारत में जो है 6 नेशनल पार्टियां हैं, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टियां, 6 पार्टी जो ऐसी है जो नेशनल पार्टीज हैं। एज पर नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इश्यूड इन 2023, ये जो 2023 में जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसके तहत जो है 6 जो है पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो नेशनल पार्टीज हैं, है ना, वो नेशनल पार्टीज हैं। अब एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। पहला है आपका आम आदमी पार्टी। क्या है? आम आदमी पार्टी। आप जो है इस टॉपिक से जो है आपको इसका फॉर्मेशन, है ना, इसका आइडियोलॉजी जो है, फॉर्मेशन मतलब कब बना, इसका आइडियोलॉजी, इसका सिद्धांत के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है ना। तो बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आप फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर 2012। बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ, मतलब ये आम आदमी पार्टी कब बनी? 26 नवंबर 2012 को बनी। फॉलोइंग द 2011 एंटी करप्शन मूवमेंट, जब ये करप्शन मूवमेंट हो रहा था, अन्ना जी के द्वारा जब आंदोलन चलाया जा रहा था करप्शन के खिलाफ 2011 में, उसी आंदोलन से निकलकर नेता आए और एक पार्टी बनाया उन्होंने, आम आदमी पार्टी। द पार्टी वॉज फाउंडेड ऑन द आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। बोला जाए कि पार्टी का फॉर्मेशन करने के पीछे आइडिया क्या था? तो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सच्चे ढंग से हम लोग अच्छे मन से जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, साथ में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहेगी, किसी भी तरह का जो है करप्शन वगैरह वो नहीं रहेगा, जो भी जो है आपका वर्क होंगे वो उसके खिलाफ जो है ट्रांसपेरेंसी रहेगी उसमें, गुड गवर्नेंस, ये जो है उसका क्या था? आइडियोलॉजी है, आइडिया है आम आदमी पार्टी का। इन द ईयर आफ्टर इट्स फॉर्मेशन आप इमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। देखिए, ये पार्टी बनने के बाद जो है बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन उभर कर आई, है ना। आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ? देखिएगा, आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ 12 में, है ना। और बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन होने के कुछ ही सालों बाद जो है ये दिल्ली में जब चुनाव होता है स्टेट असेंबली का, तो उस इलेक्शन में बोला जा रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो है पॉलिटिकल पार्टी उभर कर आई। इट फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। साथ में इसने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके जो है सरकार भी बनाई। इट ऑल्सो इमर्ज्ड एज द थर्ड फ्रंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ गुजरात आफ्टर 2002 गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। अब देखिए, बोला जा रहा है आम आदमी पार्टी जो है आपका थर्ड फ्रंट का काम भी की है। मतलब समझिएगा, थर्ड फ्रंट पहले भी समझाए थे आप लोगों को। थर्ड फ्रंट क्या है कि जो अगर मेजर पार्टी है, कोई 2 मेजर पार्टी है और दोनों जो है क्या कर रही है कि दोनों के पास मेजॉरिटी नहीं आया या कुछ
छोटी छोटी पार्टियां जो है थर्ड फ्रंट बना रही है, कुछ पार्टियां मिलकर जो है वो तीसरा जो है लोगों को विकल्प दे रहा है कि अब हम लोग को चुनिए, जो कोलिजन वाला होता है ना। जो कोलिजन वाली गवर्नमेंट होती है वो थर्ड फ्रंट का इसने ऑप्शन दिया कि थर्ड फ्रंट के रूप में हम लोग हैं। जब 2022 में गुजरात में जब गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है इलेक्शन होता है, उसने उस इलेक्शन में जो है आम आदमी पार्टी जो है क्या करती है, आम आदमी पार्टी थर्ड फ्रंट के रूप में उभर कर आती है। प्रेजेंटली आप फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन पंजाब एंड दिल्ली। देखिए ये जो डाटा दिया हुआ है ये अब दिल्ली में नहीं है, बोला जाए कि प्रेजेंटली अभी फिलहाल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ है, पंजाब में है ना। तो अभी तो है पंजाब में, लेकिन दिल्ली बोला जा रहा है, ये दिल्ली जो है नहीं है। दिल्ली में अभी कुछ साल पहले जो है इलेक्शन हुआ पिछले साल, तो उस पिछले साल या इसी साल हुआ है, ध्यान में नहीं है। तो वहाँ पे अब बीजेपी की गवर्नमेंट है। In the Lok Sabha election held in 2019, it secured 1 seat in the Lok Sabha। बोला जाए कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तो 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में इसने आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीत कर आया, 1 सीट जीता। अब है आपके सामने बहुजन समाज पार्टी, है ना। अब आपके सामने है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, है ना। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसी राम, seeks to represent and secure power for the बहुजन समाज which includes the Dalit, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। देखिएगा बोला गया क्या, बोला गया आपको बोला जा रहा है क्या कि ये जो है आपका बीएसपी, है ना, ये बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, इसका फॉर्मेशन जो है कब हुआ था, ये बना था 1984 में। ये कब बना था, 1984 में बना था। लीडर कौन थे, मतलब किसके नेतृत्व में जो है, लीडरशिप में जो है ये बीएसपी पार्टी जो है बनी थी। इसके लीडर थे कांसी राम। कौन थे, कांसी राम थे। और सिक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर्स फॉर द बहुजन। और ये पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए बनाई गई थी ताकि बहुजन समाज के पावर को क्या कर सके, सिक्योर कर सके, बचाया जा सके। और इसी ये बहुजन समाज जो है, बोला जा रहा है कि बहुजन समाज के अंतर्गत कौन कौन आता है भाई, तो ये दलित लोग है ना, आदिवासी है, ओबीसी है, और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है जिनकी संख्या क्या है, कम है, उनके बारे में बोला गया कि हम उनके लिए जो है, उनके पावर के लिए जो है लड़ाई लड़ेंगे। draws inspiration from the ideas and techniques of Sahu Maharaj, Mahatma Phule, Periyar Ramaswamy Naikar and बाबा साहब अंबेडकर। बोला जा रहा है कि बीएसपी जब पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका फाउंडेशन किया जा रहा था, ये पॉलिटिकल पार्टी जब बन रही थी, तो बोला जा रहा है कि किससे इंस्पायर्ड थे, है ना। कांसी राम जो है या उनके और जो लीडर्स थे, तो ये किन से इंस्पायर थे, तो बोला जा रहा है ये इंस्पायर थे साहू महाराज से, महात्मा फुले से, पेरियार रामास्वामी नायकर से, बाबा साहब अंबेडकर से ये इंस्पायर्ड थे। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ओप्रेस्ड पीपल। बोला जा रहा है कि ये बीएसपी जो है हमेशा, बीएसपी जो है बोला जा रहा है ये दलित्स के साथ हमेशा जो है खड़ा रहती है, उनके इंटरेस्ट के लिए जो है वो लड़ाई लड़ती है। मतलब दलित्स के लिए, दलित्स के साथ जो है जो घटना होती है तो वो उसके साथ जो है बीएसपी जो है बहुजन समाज पार्टी जो है उनके साथ वो खड़ा रहती है और दलित्स के वेलफेयर के लिए ये काम करती है ना, दलित्स के भलाई के लिए, है ना, समाज में भलाई के लिए। ये जो दलित है, जो ओबीसी है, जो आदिवासी है, उनके भलाई के लिए ये काम जो है, उनके वेलफेयर के लिए ये पार्टी जो है
वर्क करती है। It has its main base in the state of Uttar Pradesh and substantial presence in neighboring states like Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। देखिएगा, बोला जा रहा है कि इस पार्टी का बेस जो है, ये पार्टी मुख्य रूप से कहाँ है? ये पार्टी जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में है ना, और नेबरिंग कंट्रीज में मेनली कहाँ है? ये पार्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली है खास करके, है ना। और इसके साथ में बोला जाए कि नेबरिंग स्टेट्स में भी ये पॉलिटिकल पार्टी जो है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में है। लेकिन मूल रूप से जो है मेनली जो है बीएसपी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की है। formed government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties at different times। बोला जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो है आपका उत्तर प्रदेश में बहुत बार जो है सरकार भी बनाई है, कई बार जो है सरकार भी बनाई है अलग अलग पार्टियों के सहारे से। मतलब कोलिजन गवर्नमेंट की बात हो रही है कि कोलिजन गवर्नमेंट के माध्यम से जो है बीएसपी जो है उत्तर प्रदेश में जो है अपना गवर्नमेंट भी बनाई है। इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2019 it polled about 3.63% वोट्स एंड सिक्योर्ड 10 सीट्स इन द लोकसभा। देखिए, बोला जाए कि 2019 के इलेक्शंस में क्या हुआ कि 2019 का जब इलेक्शंस हुआ था लोकसभा का, तो उस इलेक्शन में जो है ये पार्टी बीएसपी को कितना सीट आया था? तो इस पार्टी को जो है 3.3% सीट आया था। कितना परसेंट? 3.63, है ना। कितना परसेंट? 3.63% आया था। ये वोट सिक्योर किया था और सिक्योर 10 सीट इन द लोकसभा इलेक्शन। और उस लोकसभा के इलेक्शन में कितने सीटें जो है जीतकर आई? और उस लोकसभा के इलेक्शन में बीएसपी जो है 10 सीट जीतकर आई थी। अगला है पॉलिटिकल पार्टी आपका भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। बोला जा रहा है कि फाउंडेड इन 1980, बीजेपी का फॉर्मेशन जो है 1980 में हुआ, 1980 में हुआ। समझिएगा, बीजेपी का फॉर्मेशन जो है 1980 में हुआ था। मतलब बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, इसका गठन जो है 1980 में हुआ था। बाय रिवाइविंग द ईस्टवाइल भारतीय जनसंघ फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। देखिए, बोला जा रहा है कि 1951 में श्यामा मुखर्जी ने क्या किया था? 1951 में श्यामा मुखर्जी ने, किसने? श्यामा मुखर्जी 1951 में श्यामा मुखर्जी ने क्या किया था कि एक जो है भारतीय जनसंघ करके जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, भारतीय जनसंघ। और उसी पार्टी को जो है 1980 में नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? भारतीय जनता पार्टी। समझिएगा बात को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है 1951 में क्या किए थे? भारतीय जनसंघ का स्थापना किया था। और उसी भारतीय जनसंघ को जो है 1980 में जो है क्या नाम रख दिया गया? भारतीय जनता पार्टी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी का फॉर्मेशन कब हुआ, तो आप क्या बोलोगे? 1980 में। और अगर यह पूछा जाए कि भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था,
तो वो है आपका 1951 में। इसी भारतीय जनसंघ को बाद में बदलकर क्या रख दिया गया, भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया। अब देखिएगा, wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values। देखिए बोला जाए कि ये स्ट्रॉन्ग नेशन और मॉडर्न इंडिया का फॉर्मेशन की बात करता है, ये स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने की बात करते हैं, ये इंस्पायर्स होते हैं एंशियंट इंडिया, है ना, इंडियाज का जो एंशियंट कल्चर रहा, हमारा जो कल्चर रहा, जो वैल्यूज रहा है, उस कल्चर से प्रभावित होकर जो है बोला जा रहा है, इनको इंस्पिरेशन जो है इंडियाज का जो कल्चर था, जो आपका वैल्यूज था, तो इसी कल्चर से जो है वो क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। और बोला जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है एक स्ट्रॉन्ग नेशन और मॉडर्न इंडिया का फॉर्मेशन की बात करता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाएंगे और मॉडर्न इंडिया बनाएंगे। एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन। अब देखिए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय का जो आइडिया था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, मतलब सभी स्टेट्स को, पूरे भारत को, मतलब वो जो जम्मू एंड कश्मीर की भी बात आएगा, जम्मू एंड कश्मीर की भी बात आएगा, वो जम्मू एंड कश्मीर जो किसके पास है, पीओके के पास भी है। जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट किसके पास है, पाकिस्तान के पास है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उसकी बात भी कर रहा है कि हम एक इंटीग्रल जो है इंडिया बनाएंगे। हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व जो है इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंसेप्शन का, है ना, हिंदुत्व की बात करेगा। साथ में बोला जा रहा है क्या, साथ में बोला जा रहा है आपका वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। पूरी तरीके से जितनी भी टेरिटरीज हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर वाला भी, वो पूरी तरीके से इंटीग्रेशन चाहता है, इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, पूरा कश्मीर हमारा हो जाए। मतलब ये बीजेपी के जो है किसमें है, ये बीजेपी के जो है आइडियोलॉजी में है, ये बीजेपी के जो है अपना कंसेप्शन में एक एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका। A uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion and ban on religious conversions। अब देखिए साथ में बोला गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि जो है हम लोग यूसीसी, है ना, यूसीसी की बात करता है कि सभी पीपल्स को जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। और बैन और रिलीजियस कन्वर्जन, जो धार्मिक जो है धर्म के आधार पे जो है लोग बदलते हैं, धर्म परिवर्तन जो होता है वो धार्मिक रिलीजियस कन्वर्जन की बात कर रहा है कि उस पर हम क्या करेंगे, बैन करेंगे। साथ में बोला जा रहा है क्या आपका इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द 1990s। अब देखिए बोला जा रहा है कि इसके समर्थक जो है 1990s में जो है ग्रोथ हुआ, इंक्रीज किया, इनके सपोर्टर्स जो है 1990s में जो है इंक्रीज किया, 1990 के बाद जो है इंक्रीज किया। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज, द पार्टी एक्सपेंडेड इज सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट एंड रूरल एरियाज। समझिएगा बात को, क्या बोला जा रहा है, अर्लियर लिमिटेड टू द नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज। बोला जा रहा है कि शुरुआती में अभी हमने बोला कि बीजेपी का जो है सपोर्टर्स या सपोर्ट जो है बढ़ा है कब, 1990s के बाद। इसके पहले की बात बोला जा रहा है कि इसके पहले क्या था कि वो नॉर्थ इंडिया, साथ में वेस्ट में, साथ में अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज मतलब शहरी क्षेत्र में, ये वहीं तक सीमित रह गई थी पार्टी 1990 से पहले।
द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ। अब वो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना सपोर्ट कहाँ एक्सपेंड कर रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने आप को जो है एक्सपेंड कर रही है, बढ़ा रही है, फैला रही है। और आज के डेट में देखिए बीजेपी जो है भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। तो वो अपना सपोर्ट साउथ में भी बढ़ाने लगे, एक्सपेंड करने लगे, ईस्ट में भी एक्सपेंड करने लगे, नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सपेंड करने लगे, साथ में रूरल एरियाज में मतलब गांव देहात के क्षेत्र में भी वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपेंशन उन्होंने किया। देखिए came to power in 1998 as the leader of the National Democratic Alliance। बोला जा रहा है कि बीजेपी जो है 1998 में जो है पावर में आती है। बीजेपी जो है 1998 में जो है पावर में आती है। अब क्या वो अकेले अपने दम पे सरकार बनाई? नहीं, कोलिजन गवर्नमेंट की बात हो रही है। एनडीए आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एनडीए और यूपीए। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। मतलब ये बीजेपी जो है 1998 में पहली बार जो है पावर में आती है। साथ में बोला जा रहा है कि ये पावर में जो है अकेली जो है ऐसी पार्टी नहीं है कि मेजोरिटी में आकर जो वो पावर में आई, इसके साथ जो है वो अलायंस किया था, है ना, गठबंधन वाली सरकार थी। उस गठबंधन का नाम क्या दिया गया? एनडीए दिया गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दिया गया, जिसमें बहुत सारे रीजनल जो है, मतलब रीजनल कहने का मतलब है कि स्टेट पार्टी की बात हो रही है। बहुत सारे स्टेट पार्टीज के द्वारा जो है उनको समर्थन दिया गया, रीजनल पार्टीज के द्वारा जो है उनको समर्थन मिला, तब वो जो है 1998 में गवर्नमेंट बनाई। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 303 मेंबर्स इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस, करेंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। अब देखिए बोला जाए कि 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में क्या हुआ कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई। 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई, सबसे ज्यादा सीट जीत कर आई। और 2019 के इलेक्शन में कितना सीट जीता? 303 सीट जीत कर आए। और करेंटली आज के डेट में बोला जा रहा है कि सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? एनडीए की ही गवर्नमेंट है। किसकी गवर्नमेंट है? एनडीए की गवर्नमेंट है। मतलब उस अलायंस में बीजेपी है, ध्यान रखिएगा, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम, फाउंडेड इन 1964। बोला जा रहा है सीपीआईएम का जो है फाउंडेशन कब हुआ? वो हुआ आपका 1964 में हुआ। और ये पार्टी किस चीज में बिलीव्स करती है, किस चीज में विश्वास रखती है? मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, मतलब ये कार्ल मार्क्स वाले जो थेसिस है ना, जो थॉट है उसमें विश्वास करती है। लेनिन का जो सोच है उसमें विश्वास करती है। सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेज इंपेरियलिज्म। बोला जा रहा है कि ये सीपीआईएम जो है सोशलिज्म को बढ़ावा देती है, सेकुलरिज्म की बात करेगी, डेमोक्रेसी की बात करेगी, और किसका अपोज करेगी? इंपेरियलिज्म का अपोज करती है। इंपेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, है ना, साम्राज्यवाद, इसका जो है वो अपोज करती है। एंड कम्युनलिज्म की भी क्या करती है? वो अपोज करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी। accepts democratic elections as a useful and handful means for securing the objective of the socio-economic justice in India। बोला जा रहा है क्या कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में वो विश्वास रखती है, वो हेल्पफुल मानता है। ये जो पार्टी है सीपीआईएम जो है वो हेल्पफुल मानती है, ऑब्जेक्टिव को जो है पूरा करने के लिए वो हेल्पफुल मानती है। उसका उस पार्टी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है, क्या सोच है, क्या विचार है, और उस ऑब्जेक्टिव को जो है वो फुलफिल कर सकती है किस आधार पे? तो वो कर सकती है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के आधार पे। और ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ मिलेगा?
वो मिलेगा आपको डेमोक्रेसी में मिलेगा। enjoys a strong support in West Bengal. देखिएगा, बोला जा रहा है enjoys a strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स। देखिए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड इंटेलिजेंसिया। देखिएगा, बोला जा रहा है कि सीपीआईएम के सपोर्टर्स, इसको सीपीआईएम को कहाँ ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, इसके समर्थक कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, त्रिपुरा में है। और खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, खास करके जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, खास करके जो किसान हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स है, जो खेतों में काम करते हैं, वैसे लोगों के बारे में बोला जा रहा है कि सीपीआईएम के क्या है, सपोर्टर्स है। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज that allow free flow of foreign capital and goods into the country was in power in West Bengal without a break for 34 years। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज बोल दिया है ना, was in power in West Bengal without a break for 34 years। मतलब सीपीआईएम जो है आपका लगातार 34 इयर्स तक जो है, 34 इयर्स के लिए जो है उसने शासन किया। कहाँ, वेस्ट बंगाल में जो है वो 34 इयर्स के लिए लगातार जो वहाँ पे शासन किया, 34 सालों तक शासन किया वेस्ट बंगाल में। इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस इट वॉन अबाउट 1.7% ऑफ वोट्स एंड 3 सीट्स। बोला कि जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो लोकसभा का इलेक्शन में जो है बोला जा रहा है कि इसने 1.75 कितना 1.75% वोट जीता। और वो तो वोट लाया, सीट कितने जीते, तो सीट जो है वो 3 सीट जीतकर 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में आई। अब है आपके सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब है आपके सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी। आईएनसी को मुख्यतः जो है किस नाम से जाना जाता है, कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जितनी भी पार्टियां हैं उनमें से ये पुरानी पार्टी ये भी है आपकी कांग्रेस पार्टी। फाउंडेड इन 1885। आईएनसी का फॉर्मेशन मतलब कांग्रेस पार्टी का स्थापना जो है 1885 में किया गया। एंड एक्सपीरियंस्ड मेनी स्प्लिट्स, और साथ में इसमें विभाजन भी हुए। जब क्लास 10th का जो है, क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें कुछ मिला होगा कि कांग्रेस का विभाजन भी बहुतों बार हुआ था। तो इसमें विभाजन भी हुए। प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंट। देखिएगा, बोला जा रहा है बोला जा रहा है क्या कि आजादी के बाद इस पॉलिटिकल पार्टी का जो है डोमिनेशन रहा, प्रभाव रहा कई डिकेड्स तक, है ना, कई दशकों तक जो है ये पॉलिटिकल पार्टी जो है नेशनल लेवल पे भी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है और स्टेट लेवल की बात कर रहा है। मतलब काफी स्टेट्सों में, लगभग स्टेट्सों में जो है ये कांग्रेस पार्टी ने ही क्या किया है, शासन किया है ना। आजादी के बाद जो है कई दशकों तक जो है कांग्रेस पार्टी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रही और स्टेट गवर्नमेंट में भी रही।
sorry, under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India. बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में जो है मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उन्होंने बनाने की कोशिश की, साथ में रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989। साथ में बोला गया कि सेंटर में, केंद्र में 1977 तक, समझिएगा, मतलब 1951 में पहली बार आपका इलेक्शन हुआ। फर्स्ट इलेक्शन जो है फ्री इंडिया में कब हुआ था? 1951 में हुआ। उस समय से जो है सेंटर में जो है कांग्रेस पार्टी ही थी। कब तक? 1977 तक, 1977 तक। उसके बाद फिर जो है 1980 से कब तक? 1989 तक कांग्रेस पार्टी जो है सेंटर में शासन की है। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन। बोला जाए कि 1989 के बाद इसके सपोर्टर्स जो है इसको सपोर्ट जो है कम मिला, इनकी संख्या जो है सपोर्टर्स की कमने लगी, बट इट कंटिन्यूज टू बी रिप्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन ये पूरे देश में जो है प्रेजेंट रही। ये पूरे देश में, चूंकि ये पार्टी जो है, इसके समर्थक जो है, इसके सपोर्टर्स जो है फैले हुए थे, इनके लीडर्स जो है फैले हुए थे। सपोर्टर्स कमने के बावजूद जो है वो पूरे कंट्री में फैले हुए थे। कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स, एज सेंट्रिस्ट पार्टी, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। देखिएगा, वो बिल्कुल केंद्र की पार्टी रही। बोला जाए कि ना तो वो लेफ्ट की बात करती थी, ना कभी राइट की बात करती थी। जो भी फैक्ट, जो भी बातें होती थी जो है वो अपने पक्ष जो है अच्छे ढंग से, सही तरीके से वो रखती थी। द पार्टी स्पॉजेस सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वीकर सेक्शंस के लिए, है ना, जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए, जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए जो है वेलफेयर का काम करने की कोशिश की। साथ में माइनॉरिटीज की बात करती है। द आईएनसी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विथ ए ह्यूमन फेस, है ना। बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है भाई? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, है ना। किसको सपोर्ट करती है? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को वो सपोर्ट करती है। साथ में लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 to 2019। In the 2019 elections, it won 19.5 votes and 52 सीट्स। देखिए, बोला जा रहा है लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 to 2019, in the 2019 लोकसभा इलेक्शंस it won 19.5% वोट्स एंड 52 सीट्स। बोला जा रहा है कि 2004 से 2019 के बीच में जो है यूपीए जो है यहाँ जो है आपका अलायंस करके जो है चुनाव लड़ी। साथ में बोला गया कि 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में जो है ये कितने परसेंट वोट जीत कर आई? ये 19.5% वोट जीत कर आई। और साथ में कितने सीट जीत कर आए? तो वो 52 जो है सीट्स आपका जीत कर वो आई। अब है एनपीपी, आपके सामने है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, फॉर्म्ड इन जुलाई 2013। बोला जाए कि एनपीपी का फॉर्मेशन कब हुआ? ये नेशनल पीपल्स पार्टी कब बना? 2013 में बना, 2013 में बना। इसके लीडर कौन थे? पीए सांगमा, नाम याद रखिएगा। एनपीपी के लीडर जो है कौन थे? पीए सांगमा इनके लीडर थे। एनपीपी इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू हैव अटेन्ड द स्टेटस ऑफ ए नेशनल पार्टी। बोला जा रहा है कि एनपीपी एक ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, जो ईस्ट इंडिया, मतलब समझिएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो सेवन सिस्टर वाला असम हो गया,
है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गए। तो बोला कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का यह पहला पॉलिटिकल पार्टी है जिसे जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। इट बिलीव्स इन डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, इट बिलीव्स इन द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री एंड रिकॉग्नाइजेज दैट डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल चैलेंजेस। बोला जा रहा है कि ये पार्टी जो है डाइवर्सिटी में बिलीव करती है। किसमें? डाइवर्सिटी में बिलीव करती है, विविधता में बिलीव करती है, और साथ में यह बिलीव करती है कि अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जो है रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होंगे, चैलेंज होगा। मतलब अलग अलग स्टेट्स में सिचुएशन अलग होगा, तो वहाँ के लिए जो है चैलेंज, डेवलपमेंटल चैलेंज अलग होगा। किसी स्टेट्स में मान लीजिए, किसी रीजन में मान लीजिए कि पीने का पानी नहीं है, और किसी स्टेट्स में मान लीजिए कि खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा, खाना नहीं मिल पा रहा। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डेवलपमेंटल चैलेंज अलग है। किसी जो है स्टेट्स में जो है रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वो स्टेट्स पहाड़ी इलाका है, वो जो है माउंटेनियस जो है एरियाज है। तो अलग अलग जो है रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में जो है, अलग अलग यूनिट्स में जो है डेवलपमेंटल चैलेंज भी क्या होगा? अलग अलग होगा। द कोर फिलोसफी ऑफ द पार्टी इज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देखिएगा, इस पार्टी का मेन फिलॉसफी जो है क्या है कि सभी को एजुकेशन देना। क्या देना? सभी को एजुकेशन देना, एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार देना, काम देना। मतलब इस आपका एनपीपी का, किसका? एनपीपी का जो है कोर फिलॉसफी क्या है? एनपीपी का कोर फिलॉसफी मतलब इसका मेन फिलॉसफी है आपका क्या है? इस एजुकेशन देना, एम्प्लॉयमेंट देना, और साथ में सभी सेक्शंस को क्या करना? एम्पावरमेंट करना, है ना। सभी सेक्शन को बढ़ावा देना, सभी सेक्शंस को जो है डेवलपमेंट करना। It formed government in Meghalaya and has presence in many of the northeastern states. In the Lok Sabha elections held in 2019, NPP secured 1 seat in the Lok Sabha. अब देखिए, बोला जा रहा है कि मेघालय में जो है ये पार्टी, एनपीपी पार्टी जो है ये गवर्नमेंट भी बनाई, सरकार भी बनाई, और बोला जा रहा है कि एनपीपी पार्टी जो है बहुत सारे स्टेट्स में भी है, और साथ में लोकसभा के इलेक्शन में बोला जा रहा है 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें बोला जा कि एनपीपी जो है आपका, एनपीपी ने 1 सीट जीतकर आया। एनपीपी कितने सीट जीते? तो 1 सीट जीती है 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस में। अब आगे आपके सामने है ना स्टेट पार्टी। तो अगले वीडियोस में जो है हम लोग स्टेट पार्टी के बारे में जो है हम लोग करेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे कि 1 या 2 वीडियोस में जो है इस चैप्टर को अब क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। और आपके बीच जो है एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ इस चैप्टर को खत्म होने के बाद। आपका जो सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग, उस चैप्टर का जो है एमसीक्यू मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, और प्रयास करूँगा कि आपको वो सारे एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएं जो पिछले जो है 5 से 8 सालों में क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।